આજે ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ્સ છે તો તે થોડું વધારે સમજવાનું રહેશે. આપણી સાથે અશ્વિન પારેખ एडवाइजरी सर्विसेसના અશ્વિન પારેખ અને એનસીડ कैपिटलના अनुराग सिंह પણ જોડાઈ રહ્યા છે. आप दोनों का स्वागत. અને अनुराग जी, सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये जो जर्नी रहा है. ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए. तो जो कमेंट्री रही है उनकी वो तो अभी भी ऐसी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से करेंगे, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स हैं इन्फ्लेशन वगैरह के यूएस की तरफ से, उसको देखते हुए एक मार्केट थोड़ा कंक्लूजन लेने की कोशिश कर रहा है. अनुराग, कैसे देखा आपने ये जो 25 बेसिस पॉइंट्स का फिर से एक बार हाइक किया है उसको, और 11 ईयर्स के ऑलमोस्ट 2001 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े रेट पे हम फिर एक बार हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझना रहेगा. अनुराग. या तो यश, देखिए, ये तो कोई इस बार तो प्राइस इन था 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने ऑलमोस्ट लीक कर दिया था मीडिया को कि करने ही वाले हैं. बट ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ये इन्फ्लेशन भी तो फिर 22 साल में पहली बार इतना रेट आया, बट लेकिन इन्फ्लेशन भी पहली बार ही आया है 22 साल से 40 साल के बाद इन्फ्लेशन आया है इस लेवल पर. तो आई थिंक इट इज फेयर कि इतना रेट तो उनको करना था. थोड़ा निराशा मार्केट को वहां पर हुई, यश, के उन्होंने थोड़ा कमिटल नहीं थे इस बार कि हम अब ये प्रॉब्ली लास्ट हाइक है. बस उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि अब हम रेस्ट्रिक्टेड जोन में हैं. तो कहने का मतलब उनका ये है कि देखिए, अब हम 5.25 से 5.5 के बीच में हैं और इन्फ्लेशन, कोर पीसी इन्फ्लेशन अबाउट 4.6 है. तो 4.6 के ऊपर ही है रेट बैठा है. मतलब रियल रेट में कुछ तो पॉजिटिव में रेट आना शुरू हो गया है. तो यहां से अब जर्नी उतनी फास्ट तो नहीं रहेगी. अब वो उनको इकोनॉमी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. उन्होंने कहा भी है कि इकोनॉमी में अभी फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है जो रेट्स बढ़े हैं. अजय, यश, ये मैं अब छोटा सा बताना चाहता हूँ, जो मैं सुन रहे हैं कि रेट्स एकदम ऐसे एक्ट नहीं करते हैं कि आज फेड ने बढ़ाया और कल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ गया. वो इसको बोलते हैं लॉन्ग एंड वेरिएबल लैग्स. तो करीब जनरल अजम्पशन होता है कि 6 महीने से 12 महीने लग जाते हैं जब तक फाइनल इम्पैक्ट आता है रेट हाइक्स का. और इसीलिए वो अभी कॉशियस होके चल रहे हैं. बट नॉन कमिटल है और इस साल रेट्स काटेंगे नहीं, एटलीस्ट इतना जरूर कहा है. विच मीन्स दैट हमें इस साल इन हाई रेट्स पे रुकना पड़ेगा और होप करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन दोबारा ना बढ़े. हम इन्फ्लेशन पे बात कर सकते हैं. मेरा नजरिया है कि वापस से स्पाइक अप हो रहा है एंड वी विल सी दैट इन द नंबर्स. ठीक है. આપણી સાથે અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ પણ છે. અશ્વિનજી, ગુડ મોર્નિંગ. અને જે પ્રકારે વ્યાજદરોનું એક્શન આપણને જોવા મળ્યું છે, માર્કેટને થોડો અંદાજો નથી આવવા દીધો હજુ પણ પવેલ સાહેબે કે તેઓ હવે કમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયા છે કે નહીં આ તે, અને કદાચ એ જરૂરી પણ હતું, નહીં તો પછી માર્કેટ એડવાન્સમાં સેલિબ્રેટ પણ કરવા લાગે છે. જે પ્રકારે તેમનો ટ્રેન્ડ લાઇન રહ્યો છે મોંઘવારી આ તે બધાનો, અશ્વિનજી તમે કઈ રીતે સમજો છો આજે વ્યાજદરોનો વધારો છે તેને? જો બંને રીતે, આઈ મીન આ જે 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સનો જે આજનો વધારો છે એ તો આઈ મીન લગભગ ઇન્ડિકેટ કરી દેવામાં આવેલો. એટલે એ દ્રષ્ટિએ આમાં આઈ મીન મોર દેન ધ રેટ હાઇક કોમેન્ટ્રી ઉપર લોકોની નજર હતી, અને કોમેન્ટ્રી હજી નોન કમિટલ રહી છે. એટલે તમે એમ કહી શકો જરૂર કે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે, એને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટેનો હજી પણ એમને સમય જોઈએ છે. જેમ અનુરાગે કહ્યું આગળ, ઇન્ફ્લેશનને કાબૂમાં લાવતા થોડો સમય લાગતો હોય છે, પણ ઇન્ફ્લેશનની સાથે સાથે યુએસની અંદર એમ્પ્લોયમેન્ટના અથવા અનએમ્પ્લોયમેન્ટના રેટ્સનું પણ એક પ્રકારનું થોડુંક પ્રેશર ફેડ રેટના અથવા પોલિસી મેકર્સ પર રહ્યું છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ પણ તમે જોવા જાઓ તો આજની કોમેન્ટ્રી કોર ઇન્ફ્લેશનને જોતા એક નોન કમિટલ કોમેન્ટ્રી વ્યાજબી ગણાય મારા હિસાબે. અને હજી આવતા બીજા મહિના 2 મહિનાની અંદર ઇન્ફ્લેશન કઈ રીતે બિહેવ કરે છે યુએસમાં એ જોવાનું રહે એ લોકોને. ગજબની પરિસ્થિતિ છે એક પ્રકારની. યુરોપિયન માર્કેટ્સ અને યુએસ માર્કેટ જ્યારે રેટ હાઇક કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે એશિયન કન્ટ્રીઝની અંદર ચાઇનાનું જુઓ તો રેટ કટ આવ્યો. ઇન્ડિયામાં આપણે એક રેટ રિડક્શનની, એક રેટ કટની અપેક્ષા લઈને બધા બેઠા છીએ, જે કદાચ પુશ થઈ જશે આને કારણે. આજના 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સને હિસાબે જે આર્બિટ્રાજ ઉભો થયો છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની અંદર, એને લઈને કદાચ આપણું લોકોનું, એટલે કે ઇન્ડિયન મોનેટરી પોલિસીની અંદર આપણે રેટ કટની એક અપેક્ષા રાખતા હતા કે કદાચ 2024ના બીજા ક્વાર્ટરમાં કે ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, પણ હવે એમ લાગી રહ્યું છે કે એ બધા કદાચ પુશ થઈ જાય પાછળ કરી.
बिल्कुल। अनुराग, जैसे Q1 Q2 आइडियली हम देखते हैं कि थोड़े से कमोडिटी और बाकी सब प्राइसेस जो हैं वो एलिवेटेड रहते ही हैं नेचुरली, तो उसका भी एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा देखने मिलेगा यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा में, चाहे वो इंडिया के हों या ग्लोबली भी हों, क्योंकि ये सोइंग वगैरह का और उसके बाद का सीज़न रहता है। तो उसका भी क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर रहा होगा? ये जो थोड़ा सा अगर लैग या डिले है, जैसे आपने शुरुआत में बताया, डेफिनेटली एक तुरंत इफेक्ट नहीं आ जाता है, लेकिन ये एक फैक्टर भी क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा असर कर रहा होगा? हम्म, तो दो देखते हैं। अच्छा यश, एक तो मैं कुछ अश्विन जी की बात भी समझ पाया और आपकी भी, मुझे लग रहा जी है जी। चैनल, मुझे धीरे धीरे गुजराती आ ही जाएगी चैनल पे आते आते। अच्छा, लेकिन देखिए इसमें दो दो बातें हैं। ये अभी इन्फ्लेशन क्यों नीचे आया वो तो मैं कारण बता डेफिनेटली। सकता हूँ। अगर आप एग्जैक्टली 12 महीने पीछे जाएं तो लास्ट ईयर जी। वो आपका यूक्रेन वॉर के बाद में मई जून एंड अप्रैल, मई जून वर दी टफेस्ट मंथ, जहाँ पे डबल डिजिट से ऑयल और यूटिलिटीज के प्राइसेस और इवन कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो वो सडनली अब इस साल नेगेटिव में दिख रहे हैं, बिकॉज पिछले रेट साल के जी मुकाबले मुकाबला होता है, तो वो इन्फ्लेशन दिखता है जी। कम आ गया। तो उसने एक्चुअली, एंड दैट इज वाई आपको दिखा कि कोर हालांकि 4.5 4.7 के बीच में था, लेकिन नेट इन्फ्लेशन आपको 3% दिखा, ये सीपीआई लेवल पे। तो वो अब जुलाई में वापस से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो तभी मैं कह रहा हूं कि वो नंबर वापस से ट्रिगर अप हो सकता है। सेकंड इज, तो इसमें जो भी गुड न्यूज है ना वो सब आ गई थी इस बार। अभी क्या है कि अगर आपके थोड़े भी कमोडिटी प्राइसेस अगर वापस बढ़ने शुरू हुए, तो फिर वो ओवरऑल भी फेड का रास्ता और थोड़ा डिफिकल्ट करेगा यश। तो कुल मिला के ये है कि अगले 6 महीने तक हमें ये उम्मीद करनी होगी कि सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में प्ले करें, और वो हम्म। उतना आसान नहीं है यश। एंड दिस इज वेयर फेड की कमेंट्री में देखिए वो रिपीटेडली ये बात बोलते हैं कि हमें 1 महीने के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हमें वो कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए कोर इन्फ्लेशन में, नॉट हम्म। एनर्जी एंड फूड, एनर्जी फूड को हटा के। और तो हम उसको एक हम्म। ट्रेंड मान करके हम एक स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज तो फिर वो जल्दबाजी हो जाएगी कि अगर वो ऐसे में रुक जाएं, और फिर वापस से अगर आना पड़े तो फिर वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। लास्ट चीज यश कहना चाहता हूँ, विच इज वेरी गुड एक्चुअली, जी। मैं पिछले शुरू के Q1 Q2 में ना थोड़ा मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा था, बिकॉज एंटायर मार्केट वो सेइंग कि देखिए अब रिसेशन आ जाएगा, अगले क्वार्टर में आ जाएगा। ये इतना जब कंसेंसस हो जाता है तो रिसेशन नहीं आता है, हम्म। एंड हम्म। अश्विन जी यही समझ सकते हैं कि ये कंसेंसस रिसेशन कंसेंसस देख के नहीं आता है। तो अब अगर हम्म। कंसेंसस बन चुका है, मार्केट तकरीबन कह रहा है कि देखिए नहीं अब सब खतरे टल चुके हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी हाई है कि सूनर लेटर रिसेशन आ जाए। मैं मानता हूं उनकी बात पे, मैंने सुना था एम्प्लॉयमेंट मार्केट बड़ा स्ट्रांग है, और वो जब तक हम्म। वीकर नहीं होगा यश, तो ये काबू में नहीं आएगा एक्चुअली। इट्स अ बेसिक बहुत इकोनॉमिक्स बहुत। जो है। बिल्कुल। बिल्कुल।